टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट किया था। अब हम स्टार्ट करने वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ठीक है, ये नीट बायोलॉजी सीरीज़ जिसमें हम 11 और 12 दोनों के चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, टॉपिक प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस को करके। ठीक है, टॉपिक के जस्ट नीचे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट में आए हुए हैं उसे हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले आपके वीडियो नहीं देखे आपने तो उसे जाके देख लीजिए ताकि आपको एक कनेक्शन फील हो इस वीडियोस के साथ में। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर चल रहा है और अब हम स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ध्यान से पढ़िएगा विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है। तो दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड ओवरीज। ठीक है, 2 ओवरीज होंगे इसमें। ठीक है, एक ओविडक्ट होगा, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन होता क्या बता चुका हूँ। ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स होंगे along with दिस पार्ट्स सपोर्ट ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। देखो ये सारे पार्ट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। जो मेमरी ग्लैंड होता है इन सभी पार्ट्स के साथ मिलके सपोर्ट करता है ओव्यूलेशन को, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को और बर्थ एंड चाइल्ड केयर को। ठीक है, बताऊंगा ओव्यूलेशन क्या होता है, इन सभी के टॉपिक के बारे में डिस्कस आगे करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे। ठीक है जी, सबसे पहले डायग्राम देख लो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो ये जो पूरा डायग्राम है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको ये वाला यूट्रस है। ठीक है, पूरा पीयर शेप का यूट्रस, ये जो दिख रहा है ना ऐसा मतलब अमरूद के जैसा जो होता है ना, इसी को हम यूट्रस कहते हैं। ये देखो यूट्राइन फंडस, यूट्राइन कैविटी, तो पूरा ये यूट्रस है। ठीक, अब जो यूट्रस की वॉल होती है ना उसमें 3 लेयर्स पाए जाते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। बाहर वाला पेरीमेट्रियम, बीच वाला मायोमेट्रियम, अंदर वाला एंडोमेट्रियम। बताऊंगा इनका फंक्शन क्या होता है, बस ऐसे ही रफ डायग्राम देख लो क्योंकि इसका लेबलिंग बहुत आता है। बोलेगा कि ये पार्ट है, इसका नाम बताइए, इसका पार्ट बताइए, ए बी और ये सी, ऐसा नाम लिख देगा और बोलेगा कि बताइए इसका नाम क्या है। ठीक है, नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे ओवरी दिख रहा है आपको। ठीक है, ये इस टाइप से डायग्राम होता है। ये जो आपको दिख रहा है ना एकदम फ्लैट, ऐसा नहीं होता ये। ठीक है, रियल में ये इस टाइप के होता है। ठीक है, ताकि जो ओवम होता है ना धीरे धीरे नीचे आए और स्पर्म यहाँ पे फ्यूज़ होकर नीचे आके सीधा यूट्रस में आ जाए। ठीक है, इस टाइप से ये ऐसे नीचे की तरफ ढलान की तरह होता है। ठीक है, लेकिन समझाने के लिए ऐसा बनाया गया है। तो जो फैलोपियन ट्यूब है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं, इन्फंटिबुलम, एम्पुला एंड स्थमस। तीनों को मिला के फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कहा जाता है, जो कि 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, सभी पार्ट्स का एक एक फंक्शन है, आगे जाके बताएंगे, बस ऐसे ही रफ डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये वजाइना है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, सर्वाइकल कैनाल होता है। वजाइना और सर्वाइकल कैनाल को एक साथ बोलते हैं बर्थ कैनाल, जहाँ से बेबी क्या होता है बाहर निकलता है। और ये जो है सर्विक्स है। ठीक है जी, समझ आ गया आपको, इतनी चीज़ें हैं। और ये यूट्राइन फंडस है, ऊपर वाला रीजन जो डोम शेप का होता है, और अंदर जो है यूट्राइन कैविटी है। ठीक है, और एंडोमेट्रियम जिसमें प्लस इम्प्लांटेशन होता है किसका, एम्ब्रियो का, फीटस का। ठीक है, अब हम धीरे धीरे सभी पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, इसलिए मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। ठीक है, चलो नोट देख लेते हैं कौन कौन सा पॉइंट कैसा है। कि पहला पार्ट फैलोपियन ट्यूब, इन फैलोपियन ट्यूब पार्ट क्लोजर टू द फनल शेप्ड, है ना। फैलोपियन ट्यूब में जो पार्ट क्लोजर होता है ओवरी के फनल शेप का होता है उसे हम इनफंडिबुलम कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ये पार्ट ओवरी के क्लोज है, ये फैलोपियन ट्यूब है, और इसका जो ये पार्ट है वो क्लोज है ओवरी के, तो इसे हम बोलेंगे इनफंडिब्यूलम, जो कि क्या है पूरी तरीके से फनल शेप का है। ठीक है, और ओवरी के पास है इसलिए हम इसे इनफंडिबुलम कहेंगे। ये भी क्वेश्चन नीट में आया है। ठीक, सेकेंड पॉइंट, इनफंडिबुलम लीड्स टू द वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड एम्प्यूला। यानी कि जो वाइडर पार्ट दिखता है इस इनफंडिबुलम इस फैलोपियन ट्यूब में, जो वाइडर पार्ट होता है एक बड़ा सा उभरा हुआ पार्ट होता है, बड़ा सा, यानी कि एक पाइपलाइन जा रही है, यहाँ पे एक फूला हुआ पोर्शन होगा, इसे हम एम्प्यूला कहते हैं। ये भी नीट का क्वेश्चन है। थर्ड पॉइंट, स्थमस इज नैरो एंड जॉइंस यूट्रस। जो स्थमस पार्ट होता है यूट्रस का, मतलब कि फैलोपियन ट्यूब का, ये स्थमस है, ये एम्पुला, इनफंडिबुलम, एम्पुला देन स्थमस है। जो स्थमस वाला पार्ट होता है ना, स्थमस वाला जो नैरो पार्ट होता है वो ज्वाइन करता है यूट्रस को, यूट्रस में जाके मिलता है। यही तीसरा पार्ट है, लास्ट पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का। चौथा पॉइंट, द यूट्रस हैज़ 3 लेयर्स। 3 लेयर्स होते हैं यूट्रस के, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होता है, इनर, मायोमेट्रियम मिडिल एंड पेरीमेट्रियम आउटर होता है।
तो बारी बारी से देखते हैं। तो एंडोमेट्रियम क्या होता है, साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर्स इन इट, यानी कि एंडोमेट्रियम में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल की जितने भी चीज़ें होती हैं, साइक्लिक चेंजेस होती हैं, वो सारी चीज़ें एंडोमेट्रियम में आती हैं। मायोमेट्रियम क्या है, मिडिल पार्ट है, मिडिल लेयर है। इट कजेस स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी, जब बेबी की डिलीवरी होती है तो ये जो लेयर है ना, ये वाली लेयर है ना, ये वाली लेयर है, ये क्या करती है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन बनाती है ताकि बेबी अच्छे से बाहर जा सके। ये लास्ट लेयर है पेरीमेट्रियम, ठीक है, आउटर लेयर है। मेंटेन शेप ऑफ यूट्रस, जो मैंने बताया कि अमरूद के जैसा शेप होता है, पीयर शेप का, ये शेप मेंटेन कौन करता है, पेरीमेट्रियम। बस हो गया, इतना ही याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ये साइक्लिक चेंजेस देखेगा और ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करेगा। अब हम यूट्रस देख लेते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है, यूट्रस, ये नीट का क्वेश्चन है। यूट्रस आल्सो कॉल्ड हिस्टेरा और वॉम्ब इसे कहते हैं, और हिस्टेरेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ यूट्रस होता है। तो नीट में क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टेरेक्टोमी, तो हिस्टेरेक्टोमी इज रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ यूट्रस, ये आपका ऑप्शन दिया था, इसी को टिक करना था और आगे बढ़ना था, ठीक है। छठा पॉइंट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स, देखो जैसे मेल एसेसरी सेक्स ग्लैंड थे वैसे ही फीमेल एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स होते हैं, या एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो बाहर प्रेजेंट होता है, कौन कौन सा है, मॉन्स, प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस, ठीक है। ज़्यादा इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी में डायग्राम है, उससे भी समझ आ सकता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन नीट में कौन सा क्वेश्चन आया, देखो हाइमन्स, ये हाइमन जो मैंने बताया जो बाहर प्रेजेंट होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में, तो हाइमन्स प्रेजेंस और एब्सेंस इज नॉट इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, किसी के लाइफ में सेक्सुअल एक्सपीरियंस हुआ है या नहीं, किसी ने इंटरकोर्स किया है या नहीं, वो वर्जिन है या नहीं, ये चीज़ डिसाइड किससे होता है, किसी और चीज़ से होता है। लेकिन हाइमन, कई लोग क्या करते हैं, इसे डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। किसी में हाइमन रप्चर हो जाता है, देखो कई एथलीट्स होते हैं, हॉर्स राइडिंग करने वाली गर्ल्स होती हैं, तो उनमें जो हाइमन होता है ना, वो रप्चर हो जाता है हॉर्स राइडिंग की वजह से, ठीक है। तो कई लोग इसको मिथ बना दिए थे कि जिसमें हाइमन नहीं होता, रप्चर हो जाता है, उन्हें सेक्सुअल एक्सपीरियंस है, तो ये बिल्कुल ही गलत है, मिथ है, क्योंकि हाइमन का रप्चर जो है वो एथलीट्स में ज़्यादातर होता है, और ये सिर्फ सेक्सुअल एक्सपीरियंस से नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे रीज़न से हाइमन रप्चर हो जाता है, या कहीं में तो डेवलप भी नहीं होता ढंग से, ठीक है। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज़ नॉट इंडिकेटर ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस ऑफ वर्जिनिटी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ठीक है, क्योंकि ये मिथ था कि हाइमन के ना होने से सेक्सुअल एक्सपीरियंस उसको है, ऐसा ये मिथ मानते थे, ठीक है। लेकिन इसके होने ना होने से वर्जिनिटी का कोई पता नहीं चलता, यही चीज़ आपको नोट करनी है, ठीक है। और इसका कारण देख लो, बिकॉज एथलीट्स लाइक हॉर्स राइडर्स फीमेल रप्चर देयर हाइमन ड्यूरिंग राइडिंग, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए ही इसे लिखना मत, ठीक है। अब मेमोरी ग्लैंड देखते हैं आगे, चलो जी स्टार्ट करते हैं मेमोरी ग्लैंड को। तो मेमोरी ग्लैंड क्या होता है भाई, जो ब्रेस्ट होता है ना फीमेल्स का, ठीक है, उनमें जो मिल्क आता है, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड से ही आता है। तो इसका जो प्रॉपर्टी है ना, मेमोरी ग्लैंड किस में पाया जाता है, तो मैमल्स में, ये इसका क्या है, प्रॉपर्टी है, फीचर है मैमल्स का, ठीक है, इनमें ही मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है। आपने चैप्टर 4 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड के बारे में अच्छे से पढ़ना है, तो इसका डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको वो जो डायग्राम है एनसीईआरटी का, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने एकदम डिटेल में बारीकी से इस डायग्राम को रिक्रिएट किया है, ताकि आपको ईजिली ये समझ आ सके, ठीक है। हो सके तो डायग्राम आप फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो लिख लीजिए, बना लीजिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट मेमोरी ग्लैंड का क्या है, इट कंटेन ग्लैंड्यूलर टिश्यू, इसमें ग्लैंड्यूलर टिश्यूज होते हैं एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू कंटेन्स 15 से 20 मेमोरी लोब्स। एक ग्लैंडुलर टिश्यू में, यानी कि इन ग्लैंडुलर टिश्यूज़ में क्या होता है, इन ग्लैंडुलर टिश्यूज़ में 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। अब देखो ग्लैंडुलर टिश्यू दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ग्लैंडुलर टिश्यूज़ दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये ग्लैंडुलर टिश्यू और इसके अंदर जो है वो मेमोरी लोब्स होंगे, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसा है। देखो जी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्लैंडुलर टिश्यू, एकदम आपको बारीकी से नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन समझ लो ये जो है ना पूरा, यहाँ पे बहुत सारे ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं। इसके अंदर जो है, इसमें इस ग्लैंडुलर टिश्यू में 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 मेमोरी लोब्स को बनाया है, ये बड़ा बड़ा दिख रहा है, ये मेमोरी लोब्स हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या पाया जाएगा, एल्वियोलाई पाया जाएगा, ये दिख रहा है छोटा छोटा, ये क्या है, एल्वियोलाई है, ठीक है। अब एल्वियोलाई कहाँ ओपन होगा, मेमोरी
ट्यूब्यूल में, ठीक है। और दो मेमोरी ट्यूब्यूल मिलकर क्या बनाएंगे, बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल मिलकर क्या बनाएंगे, मेमोरी डक्ट बनाएंगे। मेमोरी डक्ट कहाँ पे ओपन होगा, वाइडर मेमोरी एम्पुला में, और वाइडर मेमोरी एम्पुला जो है लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन होगा और वही निप्पल से कनेक्ट होके मिल्क सक आउट करा जाएगा, ठीक है। तो आपको एक बार समझा देता हूँ, इस पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, फिर आपको फिर से एक बार डायग्राम समझा दूंगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था, इट कंटेन्स मेमोरी ग्लैंड कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, ओके, हमने पढ़ लिया ये चीज़। सेकंड पॉइंट, ग्लैंडुलर टिश्यू कंटेन्स 15 से 20 मेमोरी लोब्स, ठीक है जी, कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स का गुच्छा है कॉल्ड एल्वियोलाई, यानी कि ग्लैंडुलर टिश्यू जो है उसमें 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं और उसके अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स गुच्छा होता है, उन्हें एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है। एल्वियोलाई का काम क्या होता है, इट सीक्रेट मिल्क विच इज स्टोर्ड इन इट्स कैविटीज़ और ल्यूमेन। देखो एल्वियोलाई वो वाला मत समझ लेना ना, सांस वाँस लेने वाला, यहाँ पे ये अलग एल्वियोलाई है। इट्स सीक्रेट मिल्क विच इज स्टोर्ड इन कैविटीज़ एंड ल्यूमेन, ठीक है। यही मिल्क को क्या करता है, सीक्रेट करता है, यही वो वाला एल्वियोलाई है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, एल्वियोलाई ओपन्स इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स दैट जॉइंस टू फॉर्म द मेमोरी डक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने बताया मेमोरी ट्यूब्यूल्स होते हैं, एल्वियोलाई ओपन होता है कहाँ पे, मेमोरी ट्यूब्यूल में, और बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, मेमोरी डक्ट में ज्वाइन होते हैं, ठीक है। ऐसा यही चीज़ है, ज़्यादा कुछ हाइप नहीं है, ठीक है। एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स एंड ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म द मेमोरी डक्ट, सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म द वाइडर मेमोरी एम्पुला। बहुत सारे मेमोरी डक्ट मिलके वाइडर मेमोरी एम्पुला को बनाते हैं, विच इज़ कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट, जो कि लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड है, जिससे मिल्क को सक आउट किया जाता है। देखो जी क्या बताया सबसे पहले, देखो ग्लैंडुलर टिश्यू है बहुत सारा, उसके अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब्स हैं, ऐसे उसके अंदर ऐसे 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 ऐसे, ये दिख रहा है आपको, ये जो है ये क्या है, एल्वियोलाई है, सेल्स गुच्छा है, सेल्स का गुच्छा है जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है, जिससे मिल्क सीक्रेट होता है। अब जो एल्वियोलाई है बहुत सारा, ये किससे अटैच है, ठीक है, ये मेमोरी ट्यूब्यूल में खुलता है, और यहाँ पे दूसरा भी बना देते हैं, तो ये भी मेमोरी ट्यूब्यूल है, ठीक। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक ये मेमोरी क्या बना रहे हैं, डक्ट बना रहे हैं। ये देखो ये दो मेमोरी ट्यूब्यूल हैं, 1 2, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाए, मेमोरी डक्ट बना दिए, ये मेमोरी डक्ट है, ठीक है। अब देखो मेमोरी डक्ट ये है, ये है, ठीक है, तो दो मेमोरी डक्ट मिलके क्या बना दिए, एक लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन हो रहा है, ठीक है, ये लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन हो गया। अब लैक्टिफेरस डक्ट किससे कनेक्टेड है, एम्प्यूल, ये निप्पल से, ठीक है, ये किससे कनेक्टेड है, निप्पल से, ठीक है, इसी से मिल्क सक आउट होता है। अब बात करें फैट्स वगैरह की, तो वो इस साइड पे है, आउटर साइड पे, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये डायग्राम्स है छोटा सा मेमोरी ग्लैंड का, तो मुझे नहीं लगता आपको इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देख लो एक चीज़ है, ठीक है, देखो जी सरल है, एनसीईआरटी में थोड़ा दिक्कत है इस डायग्राम से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हौच पौच दिया हुआ है, तो इस डायग्राम को समझ लेना, वहाँ जाके डायग्राम को एक बार देख लेना एनसीईआरटी में। ये मसल्स बिटवीन रिब्स दिया हुआ है, पेक्टोरलिस मेजर मसल यहाँ पे होता है, अगर पूछ लेगा नीट में लेबलिंग में कि ए करके दे देगा ये क्या है बताओ करके, तो इसे पेक्टोरलिस मेजर मसल कहते हैं, याद रख लेना इस चीज़ को, और ज़्यादा नहीं है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है और इसके कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एल्वियोलाई मिल्क सीक्रेट करता है, ये इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ नहीं है नीट के लिए, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस, इसके बाद देखते हैं कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। चलो जी जल्दी से गैमेटोजेनेसिस को खत्म करते हैं, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इनसाइड द टेस्टिस और ओवरी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिस्पेक्टिवली इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि तो मेल में जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसके बाद हम oogenesis भी पढ़ेंगे। oogenesis क्या होता है, फीमेल में जो ओवम बनता है उसे oogenesis कहते हैं। पहले स्पर्मेटोजेनेसिस को खत्म करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, टेक प्लेस इनसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, पहला पॉइंट यही है इसका। सेकंड पॉइंट क्या है, इट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जब जवान होते हैं तब स्टार्ट होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ GnRH। GnRH का फुल फॉर्म गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, नीट में आया है, ठीक है, विच इज हाइपोथैलेमिक हार्मोन, जो कि एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, आगे बताएंगे इसके बारे में। दैट एक्ट्स ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी, एक पार्ट होता है ब्रेन में, ठीक है, एंड स्टिमुलेट्स सिक्रेशन ऑफ 2 गोनेडोट्रोपिन्स LH एंड FSH। देखो भाई GnRH का सिक्रेशन होता है जब हम प्यूबर्टी में जाते हैं, ठीक, वो एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी में एक्ट करके सिक्रेशन करते हैं 2 हार्मोन्स का, जिसका नाम है LH और FSH। अब हम बताते हैं कि LH और FSH करता क्या है। देखो LH पहला पॉइंट है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग मतलब फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, वो हम ओवम के टाइम में बताएंगे कि फॉलिकल्स होते क्या हैं, ठीक है। यहाँ पे आप LH को ज़्यादा कंसिडर करेंगे, ठीक है।
तो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है, वो एक्ट करता है लेडिक सेल्स पे, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स जो कि एंड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। LH एक्ट्स ऑन द लेडिक सेल्स लीड्स टू द स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड एंड्रोजन का सिक्रेशन। ये दो काम किसका होता है, LH का, जो कि लीडिक सेल्स पे काम करके इंटरस्टिशियल सेल्स पे काम करके स्पर्मेटोजेनेसिस और एंड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा FSH क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम क्या करता है, एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या होता है अभी बताऊंगा, पहले भी बता चुका हूँ लेकिन डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है और सिक्रेशन करता है सम फैक्टर्स का दैट हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस एंड आल्सो नरिशेस स्पर्म। अब व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस, ये भी टर्म आगे बताऊंगा, जस्ट यहाँ पे आपको ये सारे जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा धैर्य रखो और इतना ही याद रखो कि सर्टोली सेल्स नरिश करता है स्पर्म्स को, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और स्पर्मियोजेनेसिस में भी हेल्प करता है। और ये काम कौन करवा रहा है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम करवा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इमेच्योर मेल सेल्स को हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को पूरा देख लेते हैं। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया जिसे मेल जर्म सेल्स कहते हैं, हम मेल स्पर्म मदर सेल बोल सकते हो। स्पर्म मदर सेल स्पर्मेटोगोनिया को कहते हैं। अब ये जो है डिवाइड्स बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीजेस इन साइज। देखो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है वो माइटोटिक डिवीजन करके 1 से 2, 2 से 4 ऐसा बनता है, ठीक है। और सब में क्या है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है 46, हमें क्या होता है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है जो डिप्लॉयड है, ठीक है। तो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें पाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम ये जो बना है यानी कि माइटोटिक डिवीजन किया और इंक्रीज किया साइज में, तो वो बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं और ये साइज में बढ़ गया है। अब ये मियोटिक डिवीजन करेगा, ये डिप्लॉयड है अभी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब ये मियोटिक डिवीजन करेगा यानी कि क्या बोलते हैं इसको, हाँ अनइक्वल डिवीजन करेगा, है ना, मियोसिस करेगा। तो इसका जो 46 क्रोमोसोम था वो बढ़ जाएगा 23 में, इसे बोलेंगे हैप्लॉइड। ये डिप्लॉइड था, है ना, ये डिप्लॉइड था और ये हैप्लॉइड गैमेट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था। अब इससे एक बना क्या, ये दो बन गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि 23 क्रोमोसोम में बढ़ गए हैं, है ना। अनइक्वल डिवीजन नहीं बोल सकते, इक्वल डिवीजन ही हुआ है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने हैं। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मियोसिस करेंगे यहाँ पे और बनाएंगे फिर से क्या, ये बनेंगे स्पर्मेटाइट्स। यानी कि ध्यान से देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, ये माइटोटिक डिवीजन से बना है और इंक्रीज हो गया साइज में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कराया, है ना, स्पर्मेटोगोनिया जो था माइटोसिस डिवीजन करके इंक्रीज किया साइज में, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। अब इससे मियोटिक डिवीजन करके ये हैप्लॉइड स्पर्मेटोसाइट्स को डेवलप करेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स यानी हैप्लॉइड स्पर्मेटोसाइट्स को। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर से डिवाइड करके क्या बनाएंगे, सेकेंड मियोसिस से क्या बनाएंगे, स्पर्मेटाइट्स, ठीक है। और ये स्पर्मेटाइट्स जो हैं वो मैच्योर होके एक मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। स्पर्मेटाइट से स्पर्म का फॉर्मेशन, मैच्योर स्पर्म बनना, इसी को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस होती है, मैं नोट में लिखवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किससे बना, माइटोटिक डिवीजन से। प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किससे बना, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटाइट्स कैसे बना, सेकेंड मियोटिक डिवीजन से। तो जो डिवीजन है ना, अलग से लिख के रखा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही पूछा जाता है कि इसके और इसके बीच में कौन सा डिवीजन आता है, ठीक है, समझ गए। तो अब आपको थोड़े से नोट्स लिखा देता हूँ ताकि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, ज़रूरी। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट्स बना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी देन सेकेंडरी। अब इसके बाद सेकेंडरी से ये स्पर्मेटोसाइट से स्टेज से क्या बना, स्पर्मेटाइड बना। स्पर्मेटाइड से स्पर्मेटोजोआ बना जिसे हम स्पर्म्स कहते हैं। देखो दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटोगोनिया जो है स्पर्म मदर सेल होता है, स्पर्मेटोजोआ खुद स्पर्म होता है। तो आपको ये टर्म याद रखना होगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है, मेरे समय में भी होता था। मैच्योर स्पर्म्स को हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। सेकेंड, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया टू स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म मदर सेल इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब दूसरा प्रोसेस है स्पर्मियोजेनेसिस, द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटाइड टू मैच्योर स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ
इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ये दोनों स्टेटमेंट आपको ऑन द टिप आपके माउथ में होने चाहिए। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो लास्ट प्रोसेस मतलब लास्ट पॉइंट इसका, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस द स्पर्म्स हेड बिकम्स एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। देखो एक लास्ट प्रोसेस होती है स्पर्मिएशन की। तो जब पूरी तरीके से स्पर्म मैच्योर हो जाता है स्पर्मियोजेनेसिस के बाद, ठीक है, तो स्पर्म का हेड जो है सर्टोली सेल्स में धंस जाता है, और धंसने के बाद वो क्या करता है, वो निकलने की कोशिश करता है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलता है ना। और इसी प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। देख लो 3 प्रोसेस आपको याद रखनी है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड लास्ट स्पर्मिएशन। ठीक है, ये तीनों प्रोसेस आपको याद होनी चाहिए। अब डायग्राम देख लेते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का कि मैंने बताया क्या क्या था। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है भाई, देख लो इस डायग्राम को अच्छे से। ठीक है, इसमें दो बाहर की तरफ देखो, ये बाहर की तरफ जो दिख रहा है ना, इससे ये पूरा क्या है आपका एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। और उसके बाहर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी बता देते हैं। तो उसके बाहर थोड़ा 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं, इनके बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, और इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जिसे हम लेडिग सेल्स कहते हैं। यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स के बगल में ब्रैकेट में लिख लेना लेडिग सेल्स, ठीक है, जो कि एंड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में जो दिख रहा है कॉर्नर्स पे स्पर्मेटोगोनिया होता है। क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म मदर सेल, जो धीरे धीरे डेवलप करके ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, पहले स्पर्मेटोगोनिया था, देन स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा, देन स्पर्मेटाइट्स बनाएगा, देन मैच्योर स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ जो बीच में आपको दिख रहा है वो बनाएगा। ठीक है, और बीच बीच में आपको ये दिख रहा है थोड़ा थोड़ा पतंग के आकार का, इसे सर्टोली सेल्स कहते हैं। इसी में इम्बेड होके धंस के ये बाहर निकलने की कोशिश करता है स्पर्मिएशन के थ्रू। ठीक है, समझ आ गया, ज़्यादा कुछ नहीं है। अदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 1 2 3 4 5, ये बीच बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के कॉर्नर्स पे, ये कॉर्नर पे दिख रहा है स्पर्मेटोगोनिया है, देन सेंटर्स पे बनेगा स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स। ठीक है, उसके आसपास सर्टोली सेल्स होगी जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, और बीच में 1 2 3 इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, उसमें इंटरस्टिशियल सेल्स होंगे या लेडिक सेल्स होंगे जो कि एंड्रोजन का फॉर्मेशन करेगा। यही था डायग्राम किसका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। दैट्स इट। अब हम स्ट्रक्चर या स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। तो मिलते हैं अदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।